22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया है। सब कुछ बहुत बारीकी से, बड़े ही सुनियोजित तरीके से और तमाम नामचीन ज्योतिषियों ने ज्योतिष गणना करके मुहूर्त निकाला है। आयोजन इतना बड़ा है कि बड़े बड़े नेता, विधायक, सांसदों को भी वहां कार्यक्रम में जगह नहीं मिलेगी, ऐसा सुनने में आया है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन के लिए विभिन्न राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग हफ्ते निर्धारित किए गए हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद अयोध्या की पूछ इतनी नहीं थी। हाँ, इतना जरूर था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अयोध्या को भी वो लाइमलाइट मिलने लगी जो काशी को मिल रही थी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आंजनेय आशीष और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। पूरे देश में जनवरी माह में सिर्फ और सिर्फ राम नाम दिखाई और सुनाई देगा। कार्यक्रमों की रूपरेखा को देखकर तो ऐसा ही लगता है, कहीं सबके राम होंगे, कहीं हमारे और कहीं आपके राम होंगे। पर क्या वास्तव में राम मंदिर के निर्माण के बाद राम राज्य स्थापित हो जाएगा? शायद नाम का ही सही, पर होगा जरूर, ऐसी हमें उम्मीद है। देश में केवल एक ही जाति है, गरीब, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं और वास्तव में ये सही भी है। गरीब होने की कीमत आप कैसे चुकाते हैं, इसे ठीक तरह से समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पास 2 बीघा जमीन है और आप उस जमीन से कुंटलों धान गेहूं की फसल पैदा करते हैं, बड़ी मेहनत करके। पर क्या आपने सोचा है कि आपको उस कुंटलों की फसल को स्वाहा करके उसके बदले में 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं मिलता है? जिस देश में सोशल मीडिया पर जय श्री राम हो रहा है, उसी देश में किसान रात रात भर जागकर अपनी फसल को छुट्टा सांडों से बचाने के लिए पहरा दे रहा है। उसकी जबान से भी राम निकलता है, पर वो जय श्री राम नहीं, हाय राम, हे राम कहता है। किस लिए? इसलिए कि कम से कम राम तो उसकी फसल को इन छुट्टा सांडों से बचाने आएंगे। जैसे राम अब अयोध्या आ रहे हैं, मानो कि पहले राम अयोध्या में नहीं थे, तो फिर था कौन? लोग प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े करते हैं कि प्रधानमंत्री तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं और शायद देश तानाशाही व्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है। पर यह सच नहीं है। अगर आप वाकई जांचना चाहते हैं कि ऐसा है, तो आप उन निलंबित सांसदों के मसले को एक बार ध्यान लगाकर पढ़ लीजिए। शायद आप सही और गलत के बीच का अंतर कर पाएं। जो लोग कल तक प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल खड़े कर रहे थे, कह रहे थे कि उन्होंने महिला खिलाड़ियों का यौन उत्पीड़न करने वाले सांसद को संरक्षण दे रखा है, वो आज चुप हो गए। क्यों? क्योंकि सांसद जी का दबदबा कुछ ज्यादा ही हो गया था। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी ज्यादा। लगने लगा था कि कोई है जो सरकार में बैठकर सरकार को ही चुनौती दे सकता है। पर यह प्रधान सेनापति को नागवार गुजरा कि जहां पूरा विश्व उनका दबदबा महसूस कर रहा है, वहीं उन्हीं की पार्टी का एक सांसद उन्हीं के देश में उनके दबदबे को चुनौती दे रहा है। यहाँ सवाल गलत और सही का नहीं है, दबदबे का है। क्योंकि जब देश के नामचीन पहलवान, जिन्होंने विश्व में देश का गौरव बढ़ाया है, वो सड़क पर बैठकर धरना दे रहे थे, तब उनकी आवाज़ प्रधान सेनापति तक नहीं पहुंच रही थी। अचानक ही पहुंच गई, जैसे सेनापति अचानक ही पाकिस्तान पहुंच गए थे। बहरहाल खेल मंत्रालय लंबी नींद से जाग उठा है, उसे बहाना भी मिल गया है। इसलिए मंत्रालय ने कुश्ती संघ को सस्पेंड कर दिया है। अगर आज श्री राम जी होते या राम राज्य जैसा कुछ भी होता, तो शायद रक्षाबंधन के दिन देश के लिए ओलंपिक मेडल जीतने वाली बेटी के साथ त्वरित न्याय होता। सेनापति को अब इसको लेकर भी गारंटी दे ही देनी चाहिए। खैर, इस निलंबन को लेकर रेसलर साक्षी मलिक क्या कहती हैं, सुन लीजिए। अभी जो सरकार ने जो कार्रवाई की, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो, पहले तो पुख्ता सबूत नहीं है कि ऑन रिटर्न नहीं आया है कि फेडरेशन रद्द हुई है या सिर्फ संजय सिंह को रद्द किया जा रहा है।
तो रद्द किया गया है। तो जैसा भी मुझे प्रॉपर तरीके से पता चलेगा मैं आपके साथ जरूर बातचीत करूंगी। आगे की रणनीति क्या है आपकी? अभी क्या इंतजार क्या कर रही हैं? आगे क्या करेंगी? इंतजार यही है कि पुख्ता सबूत मिल जाए, रिटर्न में पता चल जाए कि क्या चीज रद्द हुई है, फेडरेशन है या संजय सिंह रद्द हुए हैं। तो जैसा भी होगा फिर आगे। इस बयान के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने पीसी की और कहा है कि मैं अब कुश्ती से संन्यास ले चुका हूं, मेरा अगला कदम लोकसभा चुनाव है। उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखो, वो उनका पॉलिटिकल है, वो उनका एजेंडा है, लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो सरकार से ना तो थी और ना आगे रहेगी। हमारी लड़ाई सिर्फ एक आदमी से थी। हमारी लड़ाई जो है महिलाओं के लिए थी, फेडरेशन में जो बेटियां हैं, जो नए रेसलर्स हैं, उनके लिए थी। और बस ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं अपने तरीके से, जैसे भी है। मैं तो संन्यास का मैंने अनाउंस किया है और बस यही चाहूंगी कि जो आने वाली बेटियां हैं, बच्चे हैं, उनको न्याय क्या मिले। साक्षी मलिक संन्यास वापस लेंगी? क्या संन्यास वापस लेंगी? अभी मैंने बताया है, जैसा भी आगे होगा वो मैं फिर आपको बता दूंगी। कल तक अपने दबदबे का दंभ भरने वाले महामहिम सांसद आज भीगी बिल्ली बने हुए हैं और इस निलंबन को लेकर क्या कहते हैं सुन लें। उनका भी संन्यास, मेरा भी संन्यास। 11 से 12 साल आपने कुश्ती को दिए, भी आपके कई लोग आते होंगे, खासतौर पे यूपी से, जो पहलवान बनने की कोशिश करते होंगे, छोटे। अब उनके लिए तो काम करता रहूंगा। अब ये एकेडमी हम चला रहे हैं, एकेडमी में मेरे 100-150 बच्चे हैं और मैं खुद जो है कुश्ती खेला हूं और कुश्ती की बदौलत यहां तक पहुंचा हूं। मेरे भी कान टूटे हैं, जबकि मैं बड़ा पहलवान नहीं था। मेरे पिताजी भी कुश्ती लड़ते थे, मेरे बाबा भी कुश्ती लड़ते थे। पहले ये गांव में ये जिम नहीं होता था, गांव में हर आदमी जो है शौक से अखाड़े पर जाया करता था। हम भी गए। तो अब कहिए कि हम अपनी एकेडमी बंद कर देंगे? नहीं, लेकिन अब ये जो मतलब आप कह सकते हैं संघ की राजनीति है और खुशी खुशी, किसी दुख के साथ नहीं। चुनाव हो गया भाई, अध्यक्ष चुन लिए गए, सेक्रेटरी चुन लिए गए, वाइस प्रेसिडेंट चुन लिए गए, पूरी बॉडी चुन ली गई। अब संभालें वो। तो रद्द करने पर नाराज हैं आप? अरे हम संजय सिंह भुइहार बिरादरी के हैं, यानी कि मेरे वो रिश्तेदार नहीं है। आनन फानन में पुरानी कमेटी को एक निर्णय लेना पड़ा, अंडर 15 और 20, क्योंकि 31 दिसंबर को इनका ये सत्र समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगर ये टूर्नामेंट होता है तो उनका 1 साल खराब हो जाएगा। इसलिए सारी फेडरेशनों ने मिलकर ये फैसला लिया कि किसी तरीके से खेल का एक वातावरण शुरू हो। और नंदिनी नगर में इसलिए रखा गया क्योंकि हर फेडरेशन के लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया कि 4-5 दिन के अंदर हम कोई व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। उस मीटिंग में एक तरीके से मेरे विदाई का, जैसे परंपरा होती है, कोई अध्यक्ष रहता है और तो उसको एक तरीके से जब वो छोड़ता है अपना कार्यकाल तो एक विदाई समझ लीजिए और 2-4 शब्द बोलना पड़ता है। तो इस नाते मैं भी वहां पर गया था और ये बच्चों का, 15 साल के बच्चों का और 20 साल के बच्चों का साल खराब ना जाए और खेल का वातावरण फिर से शुरू हो, इसलिए नंदिनी नगर में इसे कराने का फैसला आम सहमति से लिया गया। 25 के 25 फेडरेशनों ने अपनी लिखित और मौखिक दोनों सहमति दे रखी। कल तक पहलवानों को ही गलत साबित करने में लगी गोदी मीडिया के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं है, जो सरकार की चालीसा पढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अब बहस इस बात पर होगी कि मोदी जी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इसमें भी तगड़ा कंपटीशन होगा कि कौन कितना पानी डालकर इस मामले पर सरकार का पक्ष मजबूत कर मेडल हासिल करेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या में रहेंगे। दोपहर में श्री राम एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन करेंगे। फिर एयरपोर्ट से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तक
8 किलोमीटर तक का लंबा रोड शो निकालेंगे। इसके बाद अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का भी इनॉग्रेशन करेंगे। रोड शो के दौरान जिस रास्ते से पीएम गुजरेंगे वहां 51 जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 100 से ज़्यादा जगहों पर प्रधानमंत्री पर फूलों की वर्षा की जाएगी। यही नहीं, स्वस्ति वाचन और शंखनाद के बीच साधु संत पीएम मोदी को आशीर्वाद भी देंगे। चंपत राय के अनुसार पीएम मोदी भगवान विष्णु के अवतार हैं। पीएम अवतारी पुरुष तो हैं ही, ये सब जानते हैं, लेकिन वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। ये उनके 8 किलोमीटर लंबे भव्य और दिव्य रोड शो को देखकर आप अनुभव भी करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, तो आप ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि ये काम सरकार का है आपके बारे में सोचना, फिर चाहे वो सही हो या फिर गलत। देश में इस वक्त इसी तरह की पत्रकारिता हो रही है। जो आपको अच्छी लगे आपको वही दिखाया जाए। जय श्री राम, नमस्कार। देखते रहिए न्यूज़ टुडे, डरकर नहीं डटकर।